न्यूज सच। नमस्कार, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस। सिर्फ बिहार ही नहीं, बाहर भी नजर। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ये रणनीति। सऊदी से लौट रहे 6 लोगों को किया किडनैप। देश को नहीं समझ पाए विदेश नीति, क्या समझेंगे बावनकुले ने राहुल गांधी पर कसा तंज। अब खबरें विस्तार से। 50 जेलें, 75 टीमें, सिर्फ बिहार ही नहीं, बाहर भी नजर। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ये रणनीति कितनी होंगी सफल। भारतीय जनता पार्टी बिहार के बाहर रहने वाले लोगों को लुभाने में लगी है। पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम से एक अभियान चला रही है। इसका मकसद बिहार के लोगों को जोड़ना है जो देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। ये सब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। मार्च में महीने में बीजेपी ने बिहार दिवस मनाया था। यह कार्यक्रम 65 जगहों पर हुआ। इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने उन बिहारियों के साथ बातचीत की जो अपने राज्य से बाहर रहते हैं। पार्टी ने पूरे देश में 150 जिले चुने हैं। 75 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों को बिहार के मतदाताओं का डेटा इकट्ठा करने का काम सौंपा है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग इस काम को देख रहे हैं। बिहार के बड़े नेता और केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री भी इस अभियान में शामिल हैं। पार्टी ने लोगों तक पहुंचने के लिए 2 तरीके अपनाए हैं, वोटर और सपोर्टर। हरियाणा में इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर मनीष यादव ने बताया, कुछ लोग बिहार में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर चले गए हैं लेकिन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि वे अपने परिवार वालों को बीजेपी के लिए वोट करने के लिए मनाएं। सीधे शब्दों में कहे तो बीजेपी बिहार के बाहर रहने वाले बिहारियों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें बिहार चुनाव में पार्टी के लिए वोट करने के लिए मनाया जा सके। पार्टी इसके लिए अलग अलग तरीके अपना रही है, जैसे कि कार्यक्रम आयोजित करना और डेटा इकट्ठा करना। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की यह रणनीति बिहार चुनाव में कितना काम करती है। क्या बिहार से बाहर रहने वाले लोग बीजेपी के लिए वोट करेंगे? क्या इससे चुनाव के नतीजे बदलेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सऊदी से लौट रहे 6 लोगों को किया किडनैप, फिर फार्म हाउस ले जाकर पुलिस ने ऐसे बचाई जान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए और 2 बदमाश फरार हो गए। मुरादाबाद पुलिस ने फरार हुए बदमाशों को ढूंढने का प्रयास किया। सऊदी अरब से नौकरी करके वापस लौट रहे लोगों के पास सोना होने के शक में उनका अपहरण किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने खुद को अधिकारी बताकर उनकी गाड़ी रोकी और चेकिंग की। इसके बाद वह उन्हें अपने साथ एक फार्म हाउस में ले गए। पीड़ित के परिवार वालों ने पुलिस को अपहरण की जानकारी दी। इसके बाद कुछ ही घंटे में पुलिस ने फार्म हाउस से अपहरण किए हुए लोगों को बचा लिया और 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। लोगों को किडनैप करने वालों के 2 साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ी भी बरामद कर ली है। मुरादाबाद में हुई मुठभेड़ को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज थाना मुंडा पांडे के थाना प्रभारी के पास दिन में 1:30 से 2 बजे तक बीच में एक कॉल आई थी, जिसमें पुलिस को जानकारी दी गई कि कुछ लोग दिल्ली से आ रहे थे। वह सऊदी में काम करते थे। एक कार में 6 लोग सवार होकर रामपुर जनपद के टांडा जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी को एक बोलेरो और एक स्विफ्ट डिजायर ने ओवरटेक किया और उनका अपहरण कर लिया। बताया कि उन लोगों को मुंडा पांडे थाना इलाके की चौकी रोंडा झोंडा की तरफ से ले जाया गया। जानकारी मिलते ही तत्कालीन थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ने एक्शन लेते हुए जिन लोगों का अपहरण हुआ था, फार्म हाउस में बगीचा भी था जहां दोनों गाड़ी खड़ी हुई थी जिनमें अपहरण किया गया था और बदमाश भी वही फार्म हाउस पर खड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के गोली लग गई। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, वहीं 2 बदमाश फरार हो गए। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से एक का नाम तौफीक है जो मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के रामपुर द्वारा का रहने वाला है। वहीं दूसरे बदमाश का नाम राजा है, वह काशीपुर का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के
मुंडा पांडे थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए और 2 बदमाश फरार हो गए। मुरादाबाद पुलिस ने फरार हुए बदमाशों को ढूंढने का प्रयास किया। सऊदी अरब से नौकरी करके वापस लौट रहे लोगों के पास सोना होने के शक में उनका अपहरण किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने खुद को अधिकारी बताकर उनकी गाड़ी रोकी और चेकिंग की। इसके बाद वह उन्हें अपने साथ एक फार्म हाउस में ले गए। पीड़ित के परिवार वालों ने पुलिस को अपहरण की जानकारी दी। इसके बाद कुछ ही घंटे में पुलिस ने फार्म हाउस से अपहरण किए हुए लोगों को बचा लिया और 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। लोगों को किडनैप करने वालों के 2 साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ी भी बरामद कर ली है। मुरादाबाद में हुई मुठभेड़ को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज थाना मुंडा पांडे के थाना प्रभारी के पास दिन में 1:30 से 2 बजे तक बीच में एक कॉल आई थी, जिसमें पुलिस को जानकारी दी गई कि कुछ लोग दिल्ली से आ रहे थे। वह सऊदी में काम करते थे। एक कार में 6 लोग सवार होकर रामपुर जनपद के टांडा जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी को एक बोलेरो और एक स्विफ्ट डिजायर ने ओवरटेक किया और उनका अपहरण कर लिया। बताया कि उन लोगों को मुंडा पांडे थाना इलाके की चौकी रोंडा झोंडा की तरफ से ले जाया गया। जानकारी मिलते ही तत्कालीन थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ने एक्शन लेते हुए जिन लोगों का अपहरण हुआ था, फार्म हाउस में बगीचा भी था जहां दोनों गाड़ी खड़ी हुई थी, जिनमें अपहरण किया गया था और बदमाश भी वही फार्म हाउस पर खड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के गोली लग गई। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, वहीं 2 बदमाश फरार हो। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से एक का नाम तौफीक है, जो मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के रामपुर द्वारा का रहने वाला है। वहीं दूसरे बदमाश का नाम राजा है, वह काशीपुर का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए और 2 बदमाश फरार हो गए। मुरादाबाद पुलिस ने फरार हुए बदमाशों को ढूंढने का प्रयास किया। सऊदी अरब से नौकरी करके वापस लौट रहे लोगों के पास सोना होने के शक में उनका अपहरण किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने खुद को अधिकारी बताकर उनकी गाड़ी रोकी और चेकिंग की। इसके बाद वह उन्हें अपने साथ एक फार्म हाउस में ले गए। पीड़ित के परिवार वालों ने पुलिस को अपहरण की जानकारी दी। इसके बाद कुछ ही घंटे में पुलिस ने फार्म हाउस से अपहरण किए हुए लोगों को बचा लिया और 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। लोगों को किडनैप करने वालों के 2 साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ी भी बरामद कर ली है। मुरादाबाद में हुई मुठभेड़ को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज थाना मुंडा पांडे के थाना प्रभारी के पास दिन में 1:30 से 2 बजे तक बीच में एक कॉल आई थी, जिसमें पुलिस को जानकारी दी गई कि कुछ लोग दिल्ली से आ रहे थे। वह सऊदी में काम करते थे। एक कार में 6 लोग सवार होकर रामपुर जनपद के टांडा जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी को एक बोलेरो और एक स्विफ्ट डिजायर ने ओवरटेक किया और उनका अपहरण कर लिया। बताया कि उन लोगों को मुंडा पांडे थाना इलाके की चौकी रोंडा झोंडा की तरफ से ले जाया गया। जानकारी मिलते ही तत्कालीन थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ने एक्शन लेते हुए जिन लोगों का अपहरण हुआ था, फार्म हाउस में बगीचा भी था जहां दोनों गाड़ी खड़ी हुई थी, जिनमें अपहरण किया गया था और बदमाश भी वही फार्म हाउस पर खड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के गोली लग गई। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, वहीं 2 बदमाश फरार हो। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से एक का नाम तौफीक है, जो मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के रामपुर द्वारा का रहने वाला है। वहीं दूसरे बदमाश का नाम राजा है, वह काशीपुर का रहने वाला है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देश को नहीं समझ पाए, विदेश नीति क्या समझेंगे, बावनकुले ने राहुल गांधी पर कसा तंज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवालों को लेकर घिर गए हैं। इस बीच अब महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि राहुल गांधी देश नहीं समझ पाए तो विदेश नीति क्या समझेंगे। राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आता है, वह पढ़ाई नहीं करते हैं और उनमें सीखने की आदत नहीं है। अगर उनको समझ नहीं आता तो सीख लेना चाहिए। दरअसल चंद्रशेखर बावनकुळे ने
राहुल गांधी के बयानों को लेकर सवाल किया गया। इस पर महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि राहुल गांधी को तो कुछ समझ में नहीं आता है और वह पढ़ाई नहीं करते। बावनकुळे ने कहा कि राहुल गांधी को सीखने की आदत नहीं है, अगर उन्हें समझ में नहीं आता तो सीख लेना चाहिए। समझ नहीं रहा कि उन्हें क्या हुआ है। बावनकुळे ने आगे कहा कि राहुल गांधी देश को नहीं समझ पाए तो विदेश नीति और विदेश मंत्रालय क्या समझेंगे। बावनकुळे ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विदेशी मंत्री फेलियर है, सरकार फेलियर है, तो राहुल गांधी को साल में विदेश जाकर 2-2 महीना रहना चाहिए। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति सिखा रहे हैं। आतंकवादी के खिलाफ किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, हमारे भारत के सैनिक कैसे लड़ते हैं, ये सब राहुल गांधी को सीखना चाहिए। पीएम मोदी पूरे विश्व को साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं। अलग अलग पार्टी के सांसद पूरे विश्व में जाकर आतंकवादियों की करतूत का खुलासा कर रहे हैं। हमने आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से लड़ाई शुरू की है, ये बताने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी यह सीखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल से कप्तानी में क्यों पीछे रह गए बुमराह, वजह चीफ सिलेक्टर ने बता दी। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा कर दी है और इस बार टीम की कमान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई है। लंबे समय से जसप्रीत बुमराह भी टेस्ट टीम की कप्तानी की रेस में माने जा रहे थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने गिल पर भरोसा जताते हुए उन्हें कप्तान नियुक्त किया है। इस फैसले की वजह भी सामने आ गई है। टीम के ऐलान के बाद चीफ सेक्रेटरी अजित अगरकर ने बताया कि क्यों टेस्ट कप्तान के तौर पर बुमराह के ऊपर शुभमन गिल को तरजीह दी गई। अगरकर ने कहा कि बुमराह की पूरी सीरीज खेलने की गारंटी नहीं है। अगरकर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बुमराह इंग्लैंड के सभी 5 टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो 3 मैच खेले या 4। इसका आकलन हमें फिजियो टीम के साथ मिलकर करना होगा। अजित अगरकर के इस बयान से साफ है कि बुमराह की फिटनेस और वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए चयन समिति ने यह फैसला किया। तेज गेंदबाज के तौर पर इंग्लैंड में लगातार 5 टेस्ट खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए चुनौती भरा होता है और ऊपर से कप्तानी की जिम्मेदारी लेना उनके लिए और जोखिम भरा हो सकता था। बुमराह की चोटों का इतिहास भी इस फैसले का अहम कारण बना। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहले टेस्ट में बुमराह ने कप्तानी करते हुए टीम इंडिया को जीत को दिलाई थी, लेकिन फिर आखिरी टेस्ट मैच में लगातार गेंदबाजी करने के चलते चोटिल हो गए। इसके बाद मैदान पर वापसी के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा था। शुभमन गिल न केवल फिट और सभी टेस्ट खेलने के लिए उपलब्ध है, बल्कि हाल ही में उन्होंने अपनी कप्तानी में जबरदस्त समझदारी और धैर्य दिखाया है। खासकर आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए गिल ने रणनीतिक रूप से खुद को साबित किया। यही वजह रही है कि चयन समिति ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें टेस्ट टीम का नेतृत्व सौंपा है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा कर दी है और इस बार टीम की कमान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई है। लंबे समय से जसप्रीत बुमराह भी टेस्ट टीम की कप्तानी की रेस में माने जा रहे थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने गिल पर भरोसा जताते हुए उन्हें कप्तान नियुक्त किया है। इस फैसले की वजह भी सामने आ गई है। टीम के ऐलान के बाद चीफ सेक्रेटरी अजित अगरकर ने बताया कि क्यों टेस्ट कप्तान के तौर पर बुमराह के ऊपर शुभमन गिल को तरजीह दी गई। अगरकर ने कहा कि बुमराह की पूरी सीरीज खेलने की गारंटी नहीं है। अगरकर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बुमराह इंग्लैंड के सभी 5 टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो 3 मैच खेले या 4। इसका आकलन हमें फिजियो टीम के साथ मिलकर करना होगा। अजित अगरकर के इस बयान से साफ है कि बुमराह की फिटनेस और वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए चयन समिति ने यह फैसला किया। तेज गेंदबाज के तौर पर इंग्लैंड में लगातार 5 टेस्ट खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए चुनौती भरा होता है और ऊपर से कप्तानी की जिम्मेदारी लेना उनके लिए और जोखिम भरा हो सकता था। बुमराह की चोटों का इतिहास भी इस फैसले का अहम कारण बना। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहले टेस्ट में बुमराह ने कप्तानी करते हुए टीम इंडिया को जीत को दिलाई थी, लेकिन फिर आखिरी टेस्ट मैच में लगातार गेंदबाजी करने के चलते चोटिल हो गए। इसके बाद मैदान पर वापसी के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा था। शुभमन गिल न केवल फिट और सभी टेस्ट खेलने के लिए उपलब्ध है, बल्कि हाल ही में उन्होंने अपनी कप्तानी में जबरदस्त समझदारी और धैर्य दिखाया है। खासकर आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए गिल ने
रणनीतिक रूप से खुद को साबित किया। यही वजह रही है कि चयन समिति ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें टेस्ट टीम का नेतृत्व सौंपा है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा कर दी है और इस बार टीम की कमान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई है। लंबे समय से जसप्रीत बुमराह भी टेस्ट टीम की कप्तानी की रेस में माने जा रहे थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने गिल पर भरोसा जताते हुए उन्हें कप्तान नियुक्त किया है। इस फैसले की वजह भी सामने आ गई है। टीम के ऐलान के बाद चीफ सेक्रेटरी अजित अगरकर ने बताया कि क्यों टेस्ट कप्तान के तौर पर बुमराह के ऊपर शुभमन गिल को तरजीह दी गई। अगरकर ने कहा कि बुमराह की पूरी सीरीज खेलने की गारंटी नहीं है। अगरकर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बुमराह इंग्लैंड के सभी 5 टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो 3 मैच खेले या 4। इसका आकलन हमें फिजियो टीम के साथ मिलकर करना होगा। अजित अगरकर के इस बयान से साफ है कि बुमराह की फिटनेस और वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए चयन समिति ने यह फैसला किया। तेज गेंदबाज के तौर पर इंग्लैंड में लगातार 5 टेस्ट खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए चुनौती भरा होता है और ऊपर से कप्तानी की जिम्मेदारी लेना उनके लिए और जोखिम भरा हो सकता था। बुमराह की चोटों का इतिहास भी इस फैसले का अहम कारण बना। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहले टेस्ट में बुमराह ने कप्तानी करते हुए टीम इंडिया को जीत को दिलाई थी, लेकिन फिर आखिरी टेस्ट मैच में लगातार गेंदबाजी करने के चलते चोटिल हो गए। इसके बाद मैदान पर वापसी के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा था। शुभमन गिल न केवल फिट और सभी टेस्ट खेलने के लिए उपलब्ध है, बल्कि हाल ही में उन्होंने अपनी कप्तानी में जबरदस्त समझदारी और धैर्य दिखाया है। खासकर आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए गिल ने रणनीतिक रूप से खुद को साबित किया। यही वजह रही है कि चयन समिति ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें टेस्ट टीम का नेतृत्व सौंपा है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भिखारी ने सांसद से की अजीब डिमांड, कहा 8,000 का मोबाइल खरीद कर दो, वजह भी बताई। बिहार के जहानाबाद से एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ एक भिखारी ने सांसद से ऐसी डिमांड कर दी कि सांसद भी सोच में पड़ गए। भिखारी ने सांसद से ना ही रुपए मांगे और ना ही कपड़े, बल्कि भिखारी ने सांसद से कहा कि वह 8,000 का मोबाइल खरीदकर उसे दे दे। भिखारी की ये डिमांड सुनकर मौके पर मौजूद सभी लोगों को हंसी छूट गई। जहानाबाद में एक भिखारी ने सांसद सुरेंद्र यादव से अजीबोगरीब मांग कर दी। इस मांग को सुनकर सांसद असमझ पर पड़ गए। भिखारी ने सांसद से कहा कि उसे 8,000 रुपए का मोबाइल चाहिए। भिखारी की मांग पर सांसद हैरान हो गए। हालांकि उन्होंने भिखारी को 200 रुपए की भिक्षा दी। दरअसल सांसद सुरेंद्र यादव शहर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वह हॉस्पिटल मोड़ के पास गाड़ी में बैठकर अपने परिचित से बातचीत कर रहे थे। सांसद की गाड़ी रुकते ही हाथों में डंडा लिए एक भिखारी आया और कहा, साहब हमको आर्थिक मदद नहीं बल्कि 8,000 का मोबाइल खरीद दीजिए, लालू यादव से बात करनी है। भिखारी की अजीबोगरीब मांग पर सांसद पहले हैरत में पड़ गए और इस मांग को सुनकर सभी हंसने लगे। भिखारी का नाम अमरजीत कुमार है और वह शहर के निजामुद्दीन मोहल्ले का रहने वाला है। जब भिखारी से पूछा गया कि वह 8,000 के मोबाइल का क्या करेगा, तो उसने कहा कि वह उस मोबाइल से लालू यादव और सांसद से बात किया करेगा। भिखारी ने कहा कि उसके कान लालू यादव की आवाज को सुनना चाहते हैं। अगर उसके पास मोबाइल होगा तो वह लालू यादव को कभी भी फोन कर लिया करेंगे। गौरतलब है कि लालू यादव बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं और उन्हें चाहने वाले लोगों की संख्या बिहार में लाखों में है। वही भिखारी की इस डिमांड पर सांसद ने भी चुटकी ली और कहा कि अगर अमरजीत 3-4 मोबाइल नंबर भी बता दे तो वह उसे 8,000 का मोबाइल खरीद देंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान के इस पर्यावरण प्रेमी की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक सीएम और पूर्व सीएम ने जताया दुख। सरहदी जिले जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र में वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए अग्रसर रहने वाले पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम पैमानी का निधन हो गया है। शुक्रवार रात 10 बजे के करीब लाठी गांव के पास ट्रक और बोलेरो कैंपर की टक्कर में बोलेरो कैंपर में 4 सवारों की दर्दनाक मौत हो गई थी। भिड़ंत इतनी भयंकर भी थी कि चारों का शव कैमोर गाड़ी की बुरी तरह से दब गए। इसके बाद क्रेन की मदद से चारों के शव को बाहर निकाला गया। इसमें वन्य जीव प्रेमी राधेश्याम पैमानी, उनकी साथी श्याम फौजी, कवराज सिंह, वन विभाग के कार्मिक सुरेंद्र चौधरी की दर्दनाक मौत हो गई, जिनके शवों को पोखरण अस्पताल की मोचरी में रखवाया गया था। रविवार को
चिकित्सकों की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम कर शव पुलिस को सुपुर्द किए, जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को शव सुपुर्द कर कार्रवाई शुरू की। गमगीन माहौल में चारों शवों को लेकर परिजन रवाना हुए। वहीं आज अपने अपने गाँव में शवों का अंतिम संस्कार होगा। पर्यावरण प्रेमी की मौत पर जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में बाजार बंद रहे, कई घरों में चूल्हे भी नहीं जले। पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम पैमानी वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर बीते लंबे समय से काम कर रहे, वहीं वे कई वन्य जीवों की जान भी बचा चुके हैं। इसी के साथ कई शिकारी को भी जेल तक पहुंचा चुके हैं। इसी के साथ ओरन बचाव के मामले को लेकर देखा जाए तो वे कई बार जिला प्रशासन के आगे धरना प्रदर्शन भी कर चुके। लोग उन्हें गोंडावन मैन के नाम से भी जानते हैं। राधेश्याम पैमानी के साथ ही श्याम फौजी भी वन्यजीव संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव साथ दिखे। राधेश्याम पैमानी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर भी शोक की लहर छा गई है। लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर पैमानी के साथ ही चारों की दिवंगत आत्मा को शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी क्रम में सूबे की सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी एक पोस्ट पर राधेश्याम पैमानी सहित चारों लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। सरहदी जिले जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र में वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए अग्रसर रहने वाले पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम पैमानी का निधन हो गया है। शुक्रवार रात 10 बजे के करीब लाठी गांव के पास ट्रक और बोलेरो कैंपर की टक्कर में बोलेरो कैंपर में 4 सवारों की दर्दनाक मौत हो गई थी। भिड़ंत इतनी भयंकर भी थी कि चारों का शव कैमोर गाड़ी की पूरी तरह से दब गए। इसके बाद क्रेन की मदद से चारों के शव को बाहर निकाला गया। इसमें वन्य जीव प्रेमी राधेश्याम पैमानी, उनकी साथी श्याम फौजी, कवराज सिंह, वन विभाग के कार्मिक सुरेंद्र चौधरी की दर्दनाक मौत हो गई, जिनके शवों को पोखरण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। रविवार को चिकित्सकों की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम कर शव पुलिस को सुपुर्द किए, जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को शव सुपुर्द कर कार्रवाई शुरू की। गमगीन माहौल में चारों शवों को लेकर परिजन रवाना हुए। वहीं आज अपने अपने गाँव में शवों का अंतिम संस्कार होगा। पर्यावरण प्रेमी की मौत पर जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में बाजार बंद रहे, कई घरों में चूल्हे भी नहीं जले। पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम पैमानी वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर बीते लंबे समय से काम कर रहे, वहीं वे कई वन्य जीवों की जान भी बचा चुके हैं। इसी के साथ कई शिकारी को भी जेल तक पहुंचा चुके हैं। इसी के साथ ओरन बचाव के मामले को लेकर देखा जाए तो वे कई बार जिला प्रशासन के आगे धरना प्रदर्शन भी कर चुके। लोग उन्हें गोंडावन मैन के नाम से भी जानते हैं। राधेश्याम पैमानी के साथ ही श्याम फौजी भी वन्यजीव संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव साथ दिखे। राधेश्याम पैमानी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर भी शोक की लहर छा गई है। लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर पैमानी के साथ ही चारों की दिवंगत आत्मा को शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी क्रम में सूबे की सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी एक पोस्ट पर राधेश्याम पैमानी सहित चारों लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सरहदी जिले जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र में वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए अग्रसर रहने वाले पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम पैमानी का निधन हो गया है। शुक्रवार रात 10 बजे के करीब लाठी गांव के पास ट्रक और बोलेरो कैंपर की टक्कर में बोलेरो कैंपर में 4 सवारों की दर्दनाक मौत हो गई थी। भिड़ंत इतनी भयंकर भी थी कि चारों का शव कैमोर गाड़ी की पूरी तरह से दब गए। इसके बाद क्रेन की मदद से चारों के शव को बाहर निकाला गया। इसमें वन्य जीव प्रेमी राधेश्याम पैमानी, उनकी साथी श्याम फौजी, कवराज सिंह, वन विभाग के कार्मिक सुरेंद्र चौधरी की दर्दनाक मौत हो गई, जिनके शवों को पोखरण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। रविवार को चिकित्सकों की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम कर शव पुलिस को सुपुर्द किए, जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को शव सुपुर्द कर कार्रवाई शुरू की। गमगीन माहौल में चारों शवों को लेकर परिजन रवाना हुए। वहीं आज अपने अपने गाँव में शवों का अंतिम संस्कार होगा। पर्यावरण प्रेमी की मौत पर जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में बाजार बंद रहे, कई घरों में चूल्हे भी नहीं जले। पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम पैमानी वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर बीते लंबे समय से काम कर रहे, वहीं वे कई वन्य जीवों की जान भी बचा चुके हैं। इसी के साथ कई शिकारी को भी जेल तक पहुंचा चुके हैं। इसी के साथ ओरन बचाव के मामले को लेकर देखा जाए तो वे कई बार जिला प्रशासन के आगे धरना प्रदर्शन भी कर चुके। लोग उन्हें गोंडावन मैन के नाम से भी जानते हैं। राधेश्याम पैमानी के साथ ही श्याम फौजी भी वन्यजीव संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव साथ दिखे।
राधेश्याम परमानी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर भी शोक की लहर छा गई है। लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर परमानी के साथी चारों की दिवंगत आत्मा को शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी क्रम में सूबे की सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी एक्स पोस्ट पर राधेश्याम परमानी सहित चारों लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत के पड़ोसी देश में छाया गंभीर नमक संकट। दिल्ली ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ, पाकिस्तान से युद्ध के समय दिया था साथ। हिंद महासागर में स्थिति भारत का करीबी पड़ोसी देश श्रीलंका में गंभीर नमक संकट छा गया है। नाशपाती के आकार का बेहद खूबसूरत द्वीप श्रीलंका इस समय नमक संकट से जूझ रहा है। भारी बारिश की वजह से नमक का उत्पादन ठप पड़ गया है, जिसकी वजह से पहले जो नमक बनाया गया था वो पानी में बह गया है, जिसकी वजह से श्रीलंका के पास इस्तेमाल करने के लिए जरूरी मात्रा में भी नमक नहीं है। ऐसे में लोगों को नमक खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में इस वक्त नमक की कीमतों के बेतहाशा इजाफा हो गया है और संकट का फायदा उठाने के लिए कई लोगों ने नमक की ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर दी है। नमक की कीमत देश में सामान्य से 3 से 4 गुना ज्यादा हो गई है। श्रीलंकन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा संकट की वजह से देश में नमक की कीमत 145 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। श्रीलंका अपनी वास्तविक नमक जरूरत का सिर्फ 23% ही उत्पादन कर पा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 3050 मीट्रिक टन नमक ही भेजकर अपने पड़ोसी की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। नमक उत्पादकों के संघ ने कहा है कि सरकार द्वारा 30,000 मीट्रिक टन गैर आयोडीन युक्त नमक के आयात में देरी ने स्थिति को और खराब कर दिया है। श्रीलंकाई लोगों ने सोशल मीडिया पर खाली दुकानों की तस्वीरें साझा की है, जबकि कई लोगों ने कहा कि काफी भटकने के बाद भी उन्हें दुकानों से नमक नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि इससे पहले श्रीलंका में 2 साल पहले गंभीर आर्थिक संकट आया था, जिसने देश को खाद्य असुरक्षा की ओर से धकेल दिया था और श्रीलंका में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई थी। आर्थिक संकट के कारण 60 लाख से ज्यादा लोग खाद्य असुरक्षा का सामना करने पर अभी भी मजबूर हैं और देश की 28% से अधिक आबादी इस स्थिति से प्रभावित है। इस संकट के पीछे कई फैक्टर्स है, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, कृषि क्षेत्र में गलत नीतियां और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें। आपको बता दें कि नमक संकट के दौरान भारत ने श्रीलंका को नमक भेजा है। वहीं जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात थे, उस वक्त श्रीलंका की तरफ से बयान जारी कर साफ शब्दों में कहा गया था कि भारत के खिलाफ किसी भी देश को श्रीलंका की जमीन और पानी का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे हिंद महासागर की तरफ से खतरों की आशंका खत्म हो गई थी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र राज्य टीम इंडिया की तरह काम करे, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्रियों से क्या बोले पीएम मोदी। नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, ग्रोथ, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास, नयापन और पर्यावरण को ध्यान में रखना जरूरी है। शहरों को ऐसा बनाना है कि वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। पीएम मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि हर राज्य में कम से कम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो दुनिया भर में मशहूर हो। पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो देखने में बहुत सुंदर हो और वहाँ हर तरह की सुविधा हो। इससे आसपास के शहरों का भी विकास होगा, क्योंकि वहाँ भी पर्यटक आएंगे। इससे राज्यों को फायदा होगा और लोगों को घूमने के लिए नई जगह मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें। नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, ग्रोथ, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास, नयापन और पर्यावरण को ध्यान में रखना जरूरी है। शहरों को ऐसा बनाना है कि वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। पीएम मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि हर राज्य में कम से कम एक ऐसी
जगह होनी चाहिए जो दुनिया भर में मशहूर हो। पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो देखने में बहुत सुंदर हो और वहाँ हर तरह की सुविधा हो। इससे आसपास के शहरों का भी विकास होगा क्योंकि वहाँ भी पर्यटक आएंगे। इससे राज्यों को फायदा होगा और लोगों को घूमने के लिए नई जगह मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें। नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, ग्रोथ, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास, नयापन और पर्यावरण को ध्यान में रखना जरूरी है। शहरों को ऐसा बनाना है कि वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। पीएम मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि हर राज्य में कम से कम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो दुनिया भर में मशहूर हो। पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो देखने में बहुत सुंदर हो और वहाँ हर तरह की सुविधा हो। इससे आसपास के शहरों का भी विकास होगा क्योंकि वहाँ भी पर्यटक आएंगे। इससे राज्यों को फायदा होगा और लोगों को घूमने के लिए नई जगह मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। वैष्णवी हगवने केस, एनसीपी नेता ने 7 दिनों में बदले 9 ठिकाने, गाड़ियां भी बदली मगर एक चूक से हुए गिरफ्तार। वैष्णवी हगवने आत्महत्या मामले में आरोपी एनसीपी नेता राजेंद्र हगवने और उनके बेटे सुशील हगवने गिरफ्तारी से पहले 7 दिनों तक पुलिस को चकमा देते रहे। दोनों ने 7 दिनों में 9 ठिकाने बदले और गाड़ियां भी चेंज की, मगर एक होटल में खाना खाने के दौरान पुलिस को उनकी लोकेशन मिल गई। बाप बेटे को 23 मई को बावधन पुलिस ने स्वारगेट इलाके से गिरफ्तार किया। शिवाजीनगर सत्र न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट NS बारी ने दोनों को 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे और अलग अलग होटलों में ठहर रहे थे। वैष्णवी हगवने ने 16 मई की शाम को आत्महत्या कर ली। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ओद के एक अस्पताल में लाया गया। 17 मई को राजेंद्र हगवने और उनके बेटे सुशील हगवने एंडवर कार से ओद अस्पताल पहुंचे। वैष्णवी का शव देखने के बाद दोनों फरार हो गए। उन्होंने अपनी कार भी बदल दी। पिछले 7 दिनों तक उन्होंने चकमा देने के लिए कई गाड़ियां बदली। राजेंद्र और सुशील हगवने सबसे पहले बावधन में मुहूर्त लॉन गए, बाद में वे उसी तार से वडगांव मावल गए। वडगांव मावल से बाप बेटे पवना बांध क्षेत्र में एक फार्म हाउस में रुके। अगले दिन दोनों पवना बांध क्षेत्र से आलंदी में छिपे। इसके बाद 18 मई को वे वापस वडगांव मावल चले गए और वहां थार को छोड़ दिया। वे बेलोनो कार में वडगांव मावल के बंडू फाटक गए। 19 तारीख को राजेंद्र हगवने और सुशील हगवने पुसेगांव अमोल जाधव के फार्म पर पहुंचे, मगर टिके नहीं। उन्होंने पास नारी स्थित होटल हेरिटेज को 2 दिनों तक ठिकाना बनाया। 21 और 22 को उन्होंने अपने दोस्त प्रीतम पाटिल के फार्म में शरण ली। 22 मई की रात को पिता पुत्र पुणे के लिए रवाना हो गए। उस समय बावधन पुलिस को सूचना मिली कि दोनों 23 मई की सुबह स्वारगेट पर आए हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों को स्वारगेट से गिरफ्तार कर लिया। वैष्णवी हगवने दहेज मामले की राजनीतिक गूंज गुरुवार को पूरे दिन राज्य में रही। विभिन्न दलों और राजनीतिक संगठनों ने इस मामले में दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वैष्णवी हगवने आत्महत्या मामले में आरोपी एनसीपी नेता राजेंद्र हगवने और उनके बेटे सुशील हगवने गिरफ्तारी से पहले 7 दिनों तक पुलिस को चकमा देते रहे। दोनों ने 7 दिनों में 9 ठिकाने बदले और गाड़ियां भी चेंज की, मगर एक होटल में खाना खाने के दौरान पुलिस को उनकी लोकेशन मिल गई। बाप बेटे को 23 मई को बावधन पुलिस ने स्वारगेट इलाके से गिरफ्तार किया। शिवाजीनगर सत्र न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट NS बारी ने दोनों को 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे और अलग अलग होटलों में ठहर रहे थे। वैष्णवी हगवने ने 16 मई की शाम को आत्महत्या कर ली। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ओद के एक अस्पताल में लाया गया। 17 मई को राजेंद्र हगवने और उनके बेटे सुशील हगवने एंडवर कार से
ओद अस्पताल पहुंचे। वैष्णवी का शव देखने के बाद दोनों फरार हो गए। उन्होंने अपनी कार भी बदल दी। पिछले 7 दिनों तक उन्होंने चकमा देने के लिए कई गाड़ियां बदली। राजेंद्र और सुशील हगाव ने सबसे पहले बावधन में मुहूर्त लॉन गए। बाद में वे उसी तार से वडगांव मावल गए। वडगांव मावल से बाप बेटे पवना बांध क्षेत्र में एक फार्म हाउस में रुके। अगले दिन दोनों पवना बांध क्षेत्र से आलंदी में छिपे। इसके बाद 18 मई को वे वापस वडगांव मावल चले गए और वहां थार को छोड़ दिया। वे बेलोनो कार में वडगांव मावल के बंडू फाटक गए। 19 तारीख को राजेंद्र हगाव ने और सुशील हगाव ने पुसेगांव अमोल जाधव के फार्म पर पहुंचे, मगर टिके नहीं। उन्होंने पास नारी स्थित होटल हेरिटेज को 2 दिनों तक ठिकाना बनाया। 21 और 22 को उन्होंने अपने दोस्त प्रीतम पाटिल के फार्म में शरण ली। 22 मई की रात को पिता पुत्र पुणे के लिए रवाना हो गए। उस समय बावधन पुलिस को सूचना मिली कि दोनों 23 मई की सुबह स्वारगेट पर आए हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों को स्वारगेट से गिरफ्तार कर लिया। वैष्णवी हगाव ने दहेज मामले की राजनीतिक गूंज गुरुवार को पूरे दिन राज्य में रही। विभिन्न दलों और राजनीतिक संगठनों ने इस मामले में दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वैष्णवी हगाव ने आत्महत्या मामले में आरोपी एनसीपी नेता राजेंद्र हगाव ने और उनके बेटे सुशील हगाव ने गिरफ्तारी से पहले 7 दिनों तक पुलिस को चकमा देते रहे। दोनों ने 7 दिनों में 9 ठिकाने बदले और गाड़ियां भी चेंज की, मगर एक होटल में खाना खाने के दौरान पुलिस को उनकी लोकेशन मिल गई। बाप बेटे को 23 मई को बावधन पुलिस ने स्वारगेट इलाके से गिरफ्तार किया। शिवाजी नगर सत्र न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट NS बारी ने दोनों को 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे और अलग अलग होटलों में ठहर रहे थे। वैष्णवी हगाव ने 16 मई की शाम को आत्महत्या कर ली। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ओद के एक अस्पताल में लाया गया। 17 मई को राजेंद्र हगाव ने और उनके बेटे सुशील हगाव ने एंडवर कार से ओद अस्पताल पहुंचे। वैष्णवी का शव देखने के बाद दोनों फरार हो गए। उन्होंने अपनी कार भी बदल दी। पिछले 7 दिनों तक उन्होंने चकमा देने के लिए कई गाड़ियां बदली। राजेंद्र और सुशील हगाव ने सबसे पहले बावधन में मुहूर्त लॉन गए। बाद में वे उसी तार से वडगांव मावल गए। वडगांव मावल से बाप बेटे पवना बांध क्षेत्र में एक फार्म हाउस में रुके। अगले दिन दोनों पवना बांध क्षेत्र से आलंदी में छिपे। इसके बाद 18 मई को वे वापस वडगांव मावल चले गए और वहां थार को छोड़ दिया। वे बेलोनो कार में वडगांव मावल के बंडू फाटक गए। 19 तारीख को राजेंद्र हगाव ने और सुशील हगाव ने पुसेगांव अमोल जाधव के फार्म पर पहुंचे, मगर टिके नहीं। उन्होंने पास नारी स्थित होटल हेरिटेज को 2 दिनों तक ठिकाना बनाया। 21 और 22 को उन्होंने अपने दोस्त प्रीतम पाटिल के फार्म में शरण ली। 22 मई की रात को पिता पुत्र पुणे के लिए रवाना हो गए। उस समय बावधन पुलिस को सूचना मिली कि दोनों 23 मई की सुबह स्वारगेट पर आए हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों को स्वारगेट से गिरफ्तार कर लिया। वैष्णवी हगाव ने दहेज मामले की राजनीतिक गूंज गुरुवार को पूरे दिन राज्य में रही। विभिन्न दलों और राजनीतिक संगठनों ने इस मामले में दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं